ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या था। पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, और करंट उसी सर्किट के अंदर या उसी कंडक्टर में जो फ्लो करता है, तो इन दोनों के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है ओम्स लॉ। इस लॉ को सबसे पहले एक्सप्रेस किया था जॉर्ज साइमन ओम ने इन 1826। जॉर्ज साइमन ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ओम्स लॉ की डिस्कवरी की थी, और उन्हीं के नाम के रिगार्ड में इस लॉ का नाम दिया गया ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ है कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब हो गया रूम टेम्परेचर, जहां पर टेम्परेचर बढ़ता या घटता नहीं है। तो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its ends. सपोज एक सर्किट है, सर्किट में हमने एक कंडक्टर लगाया, और उस कंडक्टर के दोनों एंड्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो करंट फ्लो करता है उस कंडक्टर के थ्रू, उन दोनों का जो रिलेशनशिप है, दैट इज ओम्स लॉ। रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप है दैट पोटेंशियल डिफरेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो करंट भी इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा तो करंट भी डिक्रीज करेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटाकर अगर हम इक्वल का साइन लगा देते हैं, तो यहाँ पर हम लगाते हैं कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है इसे हमने लिखा कैपिटल आर, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या कैपिटल आर इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और सिंपली रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। वैल्यू आर की या रेजिस्टेंस की डिपेंड करती है नेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अब देखो, इसे समझाने से पहले मैं सबसे पहले ये बताती हूँ कि रेजिस्टेंस आखिर में होता क्या है। रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो कि, या रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो कि कंडक्टर के अंदर करंट के फ्लो को अपोज करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ हो गया। और ओम्स लॉ को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं V इज इक्वल टू आई आर, और R को अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो हम रेजिस्टेंस को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या हो गया? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो गया रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इसका मतलब करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस की। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा करंट भी उतना ही घटेगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो करंट घटता है, रेजिस्टेंस घटता है तो करंट बढ़ता है, बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो करंट की स्ट्रेंथ दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जो दो फैक्टर्स हैं वो हो गए पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। चार्जेस क्या है? चार्जेस है फ्लो ऑफ चार्जेस, इट इज द करंट। ठीक है, तो करंट फ्लो करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस। एसआई यूनिट रेजिस्टेंस की होती है ओम। ओम को हम कैसे डिफाइन करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे? एक्चुअल में अगर हम यहाँ पर देखते हैं, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, मतलब रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है इट इज वोल्ट, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया 1 वोल्ट, और करंट की यूनिट है 1 एम्पियर। तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इट इज इक्वल टू द 1 ओम। ओम को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड दैट सिंबल इट इज नोन एज ओमेगा। ठीक है, अब देखो बिगर यूनिट्स जो होती है रेजिस्टेंस की वो किलो ओम एंड मेगा ओम होती है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और करंट 1 एम्पियर है तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम। तो रेजिस्टेंस को या 1 ओम को, जो यूनिट है रेजिस्टेंस की, हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? हम डिफाइन करेंगे 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its ends,
अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी कंडक्टर में करंट है 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो जो रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का वो कितना होगा? इट इज इक्वल टू 1 ओम। अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, मतलब कि कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को हमने एक्स एक्सिस पर शो किया और करंट को हमने वाई एक्सिस पर शो किया। तो ग्राफ से हम क्या देखते हैं? ग्राफ से हम ये जो है ऑब्जर्व करते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है, ये एक दूसरे के क्या है? ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब करंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा, या पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो विद द इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस करंट आल्सो इंक्रीजेस। और इन दोनों को अगर हम रेशो निकालते हैं तो रेशो इक्वल होती है एक कांस्टेंट क्वांटिटी के, जिसे हमने कहा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब देखो एक एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जांपल क्या है? ये मैंने एक ग्राफ बनाया, ये मेरे पास में वैल्यूज है। पोटेंशियल डिफरेंस को यूनिट हो गई वोल्ट, तो वैल्यू है वोल्ट 0.8, यहाँ पर हमने एक 0.8 की वैल्यू ले ली इस जगह पर। पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर शो किया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने 0.8 यहाँ पर ले लिया। इसके अलावा करंट की वैल्यू कितनी रही? 0.3। देन पोटेंशियल डिफरेंस 1.2 एंड करंट की वैल्यू हो गई 0.45 एम्पियर, राइट। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम 1.6 लेते हैं तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? करंट की वैल्यू आ गई है 0.6। अगर हम ड्रॉ डॉट्स बना के स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर हम पॉइंट्स बना देते हैं, डॉट्स बना देते हैं, तो डॉट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद जो वैल्यू आती है, जो ग्राफ हमारा बनता है, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम कांस्टेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करें, तो कांस्टेंट वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो v अपॉन आई से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाती है वो ये आ जाती है। हर बार हमारी वैल्यू क्या आएगी? 2.67। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिस ग्राफ इट प्रूव्स द इट ओबेज द ओम्स लॉ एंड द रेजिस्टेंस इज द 2.67। ओम्स लॉ को कैसे ओबे करेगा? अगर ग्राफ जो बनता है वी और आई के बीच में, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है, इट मींस इट ओबेज द ओम्स लॉ। ठीक है। अब देखो फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं किसी भी कंडक्टर के ऊपर। रेजिस्टेंस मैंने बताया, रेजिस्टेंस मैंने कहा इट इज अ प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, किसी भी करंट को के फ्लो को अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है, तो उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब जो फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं वो क्या है? कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स की वजह से घटता या बढ़ता है, वो फैक्टर्स हो गए। अब मान लो 4 फैक्टर्स हैं जो जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। दैट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, चौथा हो जाता है टेम्परेचर। लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस की। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितनी ज्यादा लंबाई होगी किसी भी कंडक्टर की, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, उतना कम रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उतना कम रेजिस्टेंस। नेचर ऑफ द मटेरियल पर भी डिपेंड करती है। नेचर ऑफ मटेरियल को मैं बाद में डिस्कस करूंगी, पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू इन दोनों को बता देती हूँ कि ये दोनों पर किस तरीके से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। देखिए गार्डन में हम लोग क्या करते हैं, गार्डन में कई बार हम पाइप से पानी लगाते हैं, तो पाइप में जो पानी का फ्लो है, अगर पतला पाइप होगा तो पानी का फ्लो कम हो जाएगा, लंबा पाइप होगा तो भी पानी का फ्लो कम होगा। पानी का पाइप अगर छोटा होगा तो फ्लो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लेंथ अगर बढ़ जाएगी, पाइप की लेंथ बढ़ गई, पानी का फ्लो कम हो गया। मतलब कि अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ गई तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मतलब कि अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस करंट के ठीक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा, पानी का पाइप लंबा होगा तो पानी का फ्लो कम होगा। ठीक है। पानी का पाइप छोटा होगा
तो पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कंडक्टर का लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ की, ठीक है? तो इसका मतलब कंडक्टर की अगर शॉर्टर लेंथ है, तो फ्लो ऑफ करंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। So when length of the wire is doubled, the resistance also gets doubled, and if length of the wire is halved, its resistance also gets halved. Thus, a long wire has more resistance than a short wire. इसी तरीके से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पाइप मोटा होगा, पानी का फ्लो ज्यादा होगा, मतलब कि कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, तो क्या होगा? करंट का फ्लो ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप पतला होगा, तो करंट का फ्लो कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज डबल्ड, इट्स रेजिस्टेंस गेट्स हाफ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, रेजिस्टेंस आधा हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो गया, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थिक वायर का लेस रेजिस्टेंस होता है, थिन वायर का मोर रेजिस्टेंस होता है। नेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। नेचर पर किस तरीके से डिपेंड करता है? जिस नेचर के, जिस मटेरियल का कोई भी कंडक्टर बना होता है, तो उसका उस मटेरियल के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे सपोज सिल्वर क्या है? सिल्वर का सबसे कम रेजिस्टेंस होता है। तो नेचर क्या है सिल्वर की? सिल्वर मेटल अगर मान लो हम उसको अगर हम इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में यूज करते हैं, तो सबसे ज्यादा फ्लो जो होती है, सबसे ज्यादा जो फ्लो होता है करंट का, वो सिल्वर में होता है। लेकिन सिल्वर को नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सिल्वर कॉस्टली मेटल है, और कॉस्टली मेटल है, चोर चुरा के ले जाएंगे। तो इसलिए हम सिल्वर को कई बार क्या, सिल्वर को हम नेचुरली अपने घरों में या बाहर कहीं पर भी हम इलेक्ट्रिकल वायर्स की फॉर्म में यूज नहीं करते। सिल्वर से थोड़ा सा ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कॉपर का, कॉपर से थोड़ा सा ज्यादा होता है एल्यूमिनियम का, फिर आ जाता है आयरन। तो नेक्स्ट जो बेस्ट कंडक्टर आफ्टर सिल्वर माना जाता है, तो रेजिस्टेंस कॉपर का कंपैरेटिवली कम होता है, इसीलिए नॉर्मली क्या किया जाता है, कॉपर वायर को अपने घरों में या बाहर एज द इलेक्ट्रिक वायर या कंडक्टिंग वायर की तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसी तरीके से जैसे कॉपर है, इसका लेस रेजिस्टेंस इन कंपैरिजन टू निक्रोम वायर। निक्रोम क्या? इट इज एन एलॉय। एलॉय में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि वो करंट की फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। रोक तो नहीं पाता, लेकिन रोकने की कोशिश करता है। तो करंट का फ्लो तो कम होता है, लेकिन इनके अंदर हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। ये जो एलॉयज होते हैं, इनमें करंट हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है फिर। ठीक है। तो सिल्वर मेटल बेस्ट कंडक्टर है, और जिन सब्सटेंसेस में कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस होता है, उन्हें हम कहते हैं रेजिस्टर्स। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है मेटल की रेजिस्टेंस। नॉर्मली जो रेजिस्टर्स होते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के साथ में मार्केट में मिलते हैं। तो हम लोग कभी भी अगर मार्केट जाते हैं और रेजिस्टर्स खरीद के लाते हैं, तो वो हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के साथ में मिलेंगे। उन रेजिस्टेंसेस को हम घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। चौथा जो फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है, दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है? जितने भी प्योर मेटल हैं, अगर उनको हम हीट करेंगे तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन कुछ जो एलॉयज होते हैं, जैसे मैग्नीन हो गया, निक्रोम हो गया, कॉन्स्टेंटिन हो गया, ये टेम्परेचर से अनअफेक्टेड रहते हैं, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। तो जो चार फैक्टर हैं रेजिस्टेंस को जो अफेक्ट करते हैं, उनमें पहला आ गया लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ के रेजिस्टेंस, जितनी लेंथ ज्यादा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितनी लेंथ कम उतना कम रेजिस्टेंस। दूसरा आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटाई ज्यादा रेजिस्टेंस कम, मोटाई कम रेजिस्टेंस ज्यादा। यस। और उसके बाद में आ जाता है, तीसरा आ जाता है नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल डिपेंड करता है मटेरियल हम कौन सा यूज कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली उसका रेजिस्टेंस होता है। जैसे सिल्वर है, बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। उसके बाद कॉपर का रेजिस्टेंस होता है, देन एल्यूमिनियम आता है, और एल्यूमिनियम के बाद में आयरन आ जाता है।
चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस प्योर मेटल का इंक्रीज करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो प्योर मेटल का रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। लेकिन जो एलॉयज होते हैं जैसे मैंगनीन हो गया, निक्रोम हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, ये सारे अनअफेक्टेड रहते हैं टेम्परेचर से। नॉर्मली इनका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हाई होता है कि हम हीटिंग एलिमेंट की तरह से यूज करते हैं। और हीटिंग एलिमेंट की तरह से यूज इसलिए भी किया जाता है क्योंकि जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं टेम्परेचर बढ़ने के साथ में। और जब ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ में ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं तो हम अपने घरों के गीजर में या जो हमारे घर में हीटर लगे होते हैं वहां हर जगह पर हम इन एलॉयज को यूज करते हैं। मेनली हम निक्रोम को यूज करते हैं। तो निक्रोम क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर पर भी बर्न नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट कॉजेज रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर। कंडक्टर में रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है? नॉर्मली क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन अगर हम करंट फ्लो कब करेगा? करंट फ्लो करेगा जब हम उसको आउटर हम सप्लाई देंगे या हम फोर्स लगाएंगे, हम पुश करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएंगे। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हम प्रोवाइड कराते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी या सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो गया या बैटरी हो गया। जब हम उसको सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं और हम स्विच ऑन करते हैं तो हमने क्या किया, हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, हमने एक फोर्स दे दिया इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। और जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड पर मूव करते हैं तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं एटम्स के साथ में और जो दूसरे आयंस प्रेजेंट होते हैं उस कंडक्टर के साथ में। मतलब कंडक्टर में ऑलरेडी कुछ एटम्स, कुछ आयंस, कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट हुए। अब जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनके रास्ते में ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स या आयंस आ गए। ठीक है, तो ये आयंस, एटम्स या दूसरे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव नहीं करने देते हैं। तो उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा क्या होता है? कॉलिजन हो जाता है। और कॉलिजन होने की वजह से एक एक हाइंड्रेंस प्रोड्यूस हो जाती है, एक मतलब एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है, एक अपोजिशन प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ मूव कम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ठीक है, अगर जो रेस्ट्रिक्शन है वो ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कम हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो ये रीजन होता है कि कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस किस वजह से आता है। दिस इज द रीजन व्हाट कॉजेज रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस। अभी मैंने आपको बताया, जस्ट अभी बताया कि जो एलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं ऑन पासिंग करंट। ठीक है, इसी तरीके से जो एलॉयज होते हैं वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं इवन एट हाई टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर पर भी उनमें बर्निंग नहीं होती है, जलते नहीं है, उनमें के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक, नाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी क्या है? देखो, रेजिस्टेंस मैंने बताया, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है चार फैक्टर्स के ऊपर, दैट इज लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। कोई भी हम कंडक्टर लेंगे, यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर लेंगे, तो जितना ज्यादा लंबा कंडक्टर होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। हमने क्या किया, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के पास में जो फॉर्मूला हमारे पास में आया वो आया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। अब हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया, इक्वल टू लगाया। जब हम इक्वल टू लगाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पर हमने जो साइन लगाया, हमने जो लिखा, दैट इज रो। रो को हम डांसिंग पी भी कहते हैं। ठीक है, तो रो क्या है? इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड विच इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, या सिंपल रेजिस्टिविटी भी हम कह सकते हैं इसको। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस। यूनिट क्यूब का मतलब हो गया, देखो रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो रेजिस्टिविटी है ये कांस्टेंट है, ये इन दोनों पे डिपेंड नहीं करती।
ये किस पर डिपेंड करती है? ये सिर्फ नेचर पर डिपेंड करती है मटेरियल के, या फिर टेम्परेचर पर डिपेंड करती है? तो रेजिस्टिविटी क्या है? मान लो हमारे पास में 1 मीटर लंबी रॉड है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस 1 मीटर लंबी रॉड का जितना रेजिस्टेंस होगा, दैट विल बी दी रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, मान लो सिल्वर है हमारे पास या कॉपर है, कॉपर का 1 मीटर लंबा टुकड़ा, उसके अंदर जितना रेजिस्टेंस होगा, दैट विल बी दी रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कॉपर और सिल्वर मेटल। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही टेम्परेचर के साथ में वेरी करते हैं, चेंज हो जाते हैं। रेजिस्टेंस मैंने बताया चेंज होता है, प्योर मेटल्स का इंक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीज करता है विद द डिक्रीजिंग टेम्परेचर। उसी तरीके से रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ में चेंज हो जाती है। ठीक है, एलॉयज की रेजिस्टिविटी क्या है? एलॉयज का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो एलॉयज का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, अनअफेक्टेड रहता है विद द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो रो क्या है? इट इज अ कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। किसी भी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली इक्वल होती है टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। अभी अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया था। तो हम इसको, अगर हम फॉर्मूला को हम रीराइट करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। हमने इसको रिवर्स कर दिया। हमने रिवर्स कैसे किया? हमने रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल लिख दिया। देखो यहां पर हमने क्या किया, इसको हमने रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल कर दिया। अब आर क्या है? आर की यूनिट होती है ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट कितनी हो गई? मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। हमने इन तीनों यूनिट्स को कहाँ किया? हमने इन तीनों यूनिट्स को इस फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया, यानी कि ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, जो कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। जब हम मीटर को मीटर स्क्वायर्स में से इससे काट देते हैं तो हमारे पास बचता है ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई? रेजिस्टिविटी की यूनिट हो गई ओम मीटर। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, अब जो मेटल्स एंड एलॉयज हैं उनकी रेजिस्टिविटी लो होती है in the range of 10 raised to the power minus 8 ohm meter to 10 raised to the power minus 6 ohm meter. गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स जैसे रबर हो गई, ग्लास हो गई, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा होती है कि करंट उनमें से पास हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स हम कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? A wire of length 3 meter and area of cross section 1.7 into 10 raised to the power minus 6 meter square has a resistance 3 into 10 raised to the power minus 2 ohm. What is the formula for resistivity of the wire and what is the unit of it? Calculate the resistivity of the wire. हम क्या करेंगे? हमारे पास में लेंथ कितनी गिवन है? 3 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास में 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर है, और रेजिस्टेंस है हमारे पास में इतना 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 ओम। फॉर्मूला क्या है रेजिस्टिविटी का? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। हम क्या करेंगे? यूनिट है ओम मीटर। सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। अब जो कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, हम क्या करेंगे? सिंपल हम यूनिट्स को इस फॉर्मूला में रखेंगे, और फॉर्मूला में रखने के बाद में जो हमारे पास में रेजिस्टिविटी आएगी, कैलकुलेट करने के बाद में ये आ जाएगी 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। देखो ये इतने सारे हमारे पास में, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। ये हमारे पास में अलग अलग मेटल की रेजिस्टिविटी दी हुई है। तो अमंग सिल्वर एंड कॉपर कौन सा बेस्ट कंडक्टर है? बेटर कंडक्टर है, क्योंकि सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम है, तो सिल्वर इज द बेटर कंडक्टर देन कॉपर। विच मटेरियल वुड यू एडवाइज टू बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस? इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में हम कौन सा मटेरियल यूज करेंगे जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा हो? ठीक है, तो निक्रोम की रेजिस्टिविटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर्स, तो हम कौन सा मेटल यूज करेंगे? एलॉय यूज करेंगे। वी विल यूज निक्रोम एज द heating element. Now, next one, a simple electric circuit has 24-volt battery and a resistor of 60 ohm. What will be the current in the circuit? The resistance of the connecting wire is negligible. Potential difference हमारे पास में given है, that is 24 volt, क्योंकि volt जो है V जो होता है, that is the potential difference.
60 ओम क्या है, रेजिस्टेंस हो गया। करंट हमें कैलकुलेट करना है, हम सिंपल क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगा देंगे। और ओम्स लॉ लगाने के बाद में हमारे पास में वैल्यू करंट की आ जाएगी। I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, हम सिंपल 24/60 रख देंगे, हमारे पास में करंट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 0.4 एम्पियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी 1.6 into 10 raised to the power -8 ohm meter. What will be the length of this wire to make the resistance of 12 ohm? How much will be the resistance of another copper wire of same length but half the diameter? अब देखो यहाँ पर हमें डायमीटर गिवन है, दैट इज 0.5 मिलीमीटर, राइट। रेजिस्टिविटी गिवन है हमें 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है लेंथ जिसका रेजिस्टेंस है 12 ओम। हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज को पुट करेंगे। आर हमारे पास में 12 ओम है, रेजिस्टिविटी गिवन है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास में गिवन है 0.5 मिलीमीटर, इसका डायमीटर है। हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो पाई आर, आर को हम डी अपॉन 2 लिख सकते हैं, तो डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो गया। अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आती है 0.5 mm को अगर हम यहाँ लगा देते हैं तो हमारे पास में ये 0.0005 आ जाएगा। यहाँ पर मिलीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसे। उसके बाद में वैल्यूज को पुट करने के बाद में लेंथ आ जाती है हमारी 147.18 मीटर। अब डायमीटर को अगर हम आधा कर देते हैं और लेंथ सेम रहती है तो हम क्या करेंगे, डायमीटर को आधा करेंगे, मतलब 0.0005 को हमने आधा कर दिया तो आ गया 0.0025। वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास में जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 48 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। सिंपल सी बात है, क्योंकि रेजिस्टिविटी एलॉय की जनरली हायर होती है देन दैट ऑफ कंस्टिट्यूएंट मेटल्स, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक आयरन्स या इलेक्ट्रिक टोस्टर्स में जो एलिमेंट यूज करते हैं दैट इज मेड ऑफ एन एलॉय। एलॉयज ऑक्सीडाइज भी नहीं होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस मैंने बताया था, इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस। नॉर्मली क्या होता है, हम अपने घरों में जो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं रेजिस्टेंस का वो हम यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेकिन रेजिस्टेंसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन में भी अरेंज किया जाता है, ये भी हमारे घर में कई जगह पर यूज होता है। नॉर्मली कहाँ पर होता है ये, नॉर्मली होता है जब हम दिवाली के टाइम पे हम अपने घर में फ्रिल्स लगाते हैं, झालर जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो बल्ब्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं। सिंगल स्विच अगर हम ऑन करते हैं ऑफ करते हैं तो एक साथ जल भी जाते हैं और बुझ भी जाते हैं। सो इसलिए जो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंसेस का वो दो टाइप का होता है, दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। एंड टू एंड कनेक्ट करने का मतलब होता है एक दूसरे के पीछे कनेक्ट करते हैं, दिस इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। और अब अगर हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो क्या होगा, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम होगा कि हमने रेजिस्टेंसेस को एंड टू एंड कनेक्ट किया, उसके बाद में हमने एक डिवाइस यहाँ पर लगा दी दैट इज नोन एज द एमीटर, फिर हमने यहाँ पर एक बैटरी अटैच कर दी और एक हमने स्विच लगा दिया। इन रेजिस्टेंसेस के पैरेलल हमने एक वोल्टमीटर अरेंज कर दिया और इस तरीके से हमारा ये बन गया क्लोज सर्किट। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन तो ये हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी रेजिस्टेंसेस अरेंज होते हैं तो वो हमेशा दो एंड के बीच में होते हैं। देखो यहाँ पर एंड टू एंड कनेक्शन है, एक दूसरे के पीछे लगे हैं, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस हैं दो एंड हैं, सिर्फ दो एंड, और उनके बीच में हमने पैरेलली इन रेजिस्टेंसेस को अरेंज कर दिया। वही हमने क्या किया, पैरेलल टू हमने इनके वोल्टमीटर अरेंज किया, उसके बाद में एक हमने सीरीज में एमीटर लगाया, बैटरी लगा दी और हमने इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया। मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, अगर हम यहाँ पर देखते हैं सीरीज में देखते हैं तो सीरीज में याद करने वाली बात क्या है, बिल्कुल दिमाग में बिठाने वाली, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, सेम होता है थ्रू आउट द पाथ। हर रेजिस्टेंस से वही करंट फ्लो करेगा जो यहां से निकलेगा बैटरी के थ्रू, ठीक है। और
लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हर रेजिस्टेंस का अलग होगा। मतलब कि अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इन तीनों का सम इक्वल होगा इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की, या इन तीनों रेजिस्टेंसेस का जो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो कि मैंने यहाँ फिगर में दिखाया है। तो दिस इज इक्वल टू दिस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों तीनों को हम ऐड कर देंगे, लेकिन करंट जो फ्लो करेगा वो सेम करंट फ्लो करेगा। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एक रिवर का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। रिवर में पानी फ्लो करता है, तो रिवर में जो पानी फ्लो करता है वो बिल्कुल सीधा सीधा फ्लो करेगा। अगर उसे एक ही रास्ता मिला तो एक ही रास्ते पे फ्लो करेगा, वो कहीं डाइवर्ट नहीं होगा जब तक कि उसे दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। तो करंट क्या है? करंट पानी है, और ये जो पाथवे है, सर्किट है, दिस इज रिवर। ठीक है, ये रास्ता हो गया पानी का। तो जो करंट फ्लो करेगा वो सीधे सीधे रास्ते जाएगा, वो कहीं डाइवर्ट नहीं होगा जब तक कि उसे कोई दूसरा रास्ता ना मिले। तो जो करंट है हर रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो होगा, जितना यहां से जाएगा उतना ही यहां पर होगा, उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर रेजिस्टेंस का अलग होगा। R1 का अलग होगा V1, R2 का अलग होगा V2, R3 का अलग होगा V3। लेकिन जब हम इनका टोटल करेंगे तो ये इक्वलेंट हो जाएगा इन तीनों के टोटल सम के बराबर। ठीक है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है। रिवर का मैंने बताया, अगर रिवर को तीन रास्ते मिल जाते हैं तो तीन रास्तों पर वो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कैसे होगा? पतला रास्ता होगा तो पानी का फ्लो कम होगा, मतलब कि नैरो रास्ता होगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर रास्ता मोटा हुआ, चौड़ा हुआ तो पानी ज्यादा फ्लो करेगा उस रास्ते पर, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ गया तो करंट का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जब भी हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, या हम करंट चेक करते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट की डायरेक्शन होती है, करंट डिवाइड हो जाता है इनटू पाथवेज। जितने पाथवे होंगे, जितने रेजिस्टेंसेस होंगे, उनमें अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस करंट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कॉमन होगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या हो गया? यहाँ पे करंट सेम हो गया, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज सेम हो गई, वी सेम हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगर हम और डिफरेंसेस देखते हैं, अगर हम और डिफरेंसेस देखते हैं, तो फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स द करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट और सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर। Parallel में when a number of resistors are connected in parallel, then the potential difference across each resistance is equal to the voltage of the battery applied. जितना वोल्टेज होगी बैटरी की, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टर में होगा। ठीक है, इसके अलावा अब देखो, जब भी हम, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो समेशन होता है अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ये यहाँ पर है, इफ वी कनेक्ट 3 voltmeters across each resistor as shown above in the figure, the potential difference measured by voltmeter across each one of resistors R1, R2 and R3 is V1, V2 and V3 respectively, and if we add all these potential differences then we get V is equal to V1 plus V2 plus V3। सिमिलर केस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे जो टोटल करंट है वो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा अलग अलग रेजिस्टेंसेस में जो करंट फ्लो कर रहा है उनका। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब देखो, अगर हम यहाँ पे सीरीज में, अब सीरीज में हम क्या करेंगे? जब भी हम रेजिस्टेंस निकालते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, अगर मैं देखो फिर से मैं इसी फिगर पर आ जाती हूँ, अगर हम यहाँ पर अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने रेजिस्टेंसेज होंगे उन सबको हम ऐड कर देंगे, तो वो हमारा टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। जितने रेजिस्टेंसेस होंगे उनको हम पैरेलली ज्वाइन करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके। ठीक, अब अगर हम आगे आ जाते हैं, यहाँ पर देखो हमने क्या किया, ओम्स लॉ लिखा। ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू IR है। हमने क्या किया, यहाँ पर टोटल रेजिस्टर, टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या था? V1 प्लस V2 प्लस V3।
तो हम V1 की जगह पे IR1 लिख सकते हैं, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। ये हमारे पास में तीनों वैल्यूज आ गई। और जब तीनों वैल्यूज आ जाती हैं तो हम इसको V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 V3 की जगह हम इसको रख देंगे वैल्यूज को। I को हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू बचेगी वो क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट था वो डिवाइड हो रहा था, तो जो टोटल करंट था वो कितना था, I1 प्लस I2 प्लस I3। हमने वैल्यूज पुट की अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू I1 R1, मतलब IR था हमारा, तो हमने क्या किया, I1 R1 कर दिया। अब V इज इक्वल टू I2 R2 और I3 R3, ये सब में बराबर होगा। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस देखो कॉमन है, जब पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है, यहाँ पे करंट कॉमन था, सीरीज में करंट कॉमन था, इसलिए हमने I1 नहीं लिखा, I लिखा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है तो हम V लिखेंगे। तो I1 कितना हो जाएगा, V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2 और I3 V अपॉन R3। हम इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे, इस जगह पर पुट करेंगे। जब हम तीनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास में ये फिगर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, जब ये फिगर आ जाएगी V इज इक्वल टू V अपॉन R1 V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, तो ये जो V अगर हम कॉमन ले लेते हैं, हमने यहाँ पर ले लिया। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यूज को रखते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, हम V की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन R इक्वलेंट, तो V इज इक्वल टू R इक्वलेंट। V से ये V कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर I की जगह हम क्या लिखेंगे, V अपॉन R। ठीक है, तो V अपॉन R हम रखेंगे, तो V से V सारे कैंसिल हो गए, और V से V जब सारे कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम होता है। वहीं अगर हम सीरीज में देखते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होता है। मान लो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया 4 ओम, ठीक है, तो ये R3 मान लो 4 ओम हो गया, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 4 ओम से भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं पैरेलल में, अगर R3 4 ओम है और R2 है 2 ओम और R1 है 1 ओम, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 1 ओम से भी कम होगा। ठीक है, लीस्ट रेजिस्टेंस से भी कम होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल, और हाईएस्ट रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होगा रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट ओवर सीरीज सर्किट। देखो नॉर्मली हम अपने घरों में क्या करते हैं, हमारे घरों में पैरेलल सर्किट यूज होता है। पैरेलल सर्किट यूज होने के कई फायदे हैं। फायदे क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम करना बंद कर देता है किसी वजह से, तो बाकी के अप्लायंसेस प्रॉपर वर्क करते रहेंगे, क्योंकि उनमें सेम वोल्टेज चल रही है, सेम वोल्टेज अप्लाई हो रही है। लेकिन सीरीज में क्या है, वोल्टेज डिवाइड हो गई। जब वोल्टेज डिवाइड हो गई तो अगर एक अप्लायंस काम करना बंद करता है, क्योंकि एक ही स्विच है, ठीक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था, सेम स्विच था, तो अगर हम एक अप्लायंस काम करना बंद करता है तो बाकी के अप्लायंसेस भी काम करना बंद कर देंगी। ठीक है, तो ये है हमारा सीरीज सर्किट का। देखो अगर हम फिर से आ जाते हैं इसी फिगर के ऊपर, यहाँ पर देखो ये फिगर है हमारे पास में। तो सीरीज सर्किट में अगर मान लो एक अप्लायंस ने काम करना बंद किया, सपोज इस अप्लायंस ने काम करना बंद कर दिया, तो क्या होगा कि बाकी के अप्लायंसेस, करंट यहाँ तक तो आएगा लेकिन पूरा सर्किट नहीं हो पाएगा, तो बाकी के अप्लायंसेस भी काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम पैरेलल में आते हैं, मान लो एक अप्लायंस ने काम करना बंद किया, तो करंट क्या करेगा, इन दो में डिवाइड हो जाएगा और बाकी के जो दोनों अप्लायंसेस हैं ये काम करते रहेंगे। इसका मतलब हर अप्लायंस का अपना अलग स्विच है। दिस इज इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंगल स्विच होता है, हर कॉम्बिनेशन के में एक ही स्विच है। अगर एक स्विच हम अगर एक अप्लायंस काम करना बंद करेगा तो बाकी के अप्लायंस भी उसी वजह से काम करना बंद कर देंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंगल स्विच से ही हम सारे ही अप्लायंसेस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर अप्लायंस का अपना अलग स्विच होता है, अभी मैंने बताया आपको। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने अभी अभी बताया आपको कि वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, हर अप्लायंस की अपनी अलग वोल्टेज होती है, और अपनी अलग वोल्टेज होगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज शेयर हो गई अप्लायंसेस के बीच में।
और जब वोल्टेज शेयर हो जाती है अप्लायंसेस के बीच में, तो अप्लायंसेस को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगी, और जब प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगी तो उनके अंदर जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगी। लेकिन पैरेलल सर्किट के अंदर सेम वोल्टेज मिलती है, दैट इज 220 वोल्ट, जो कि स्पेसिफिक वोल्टेज होती है, जो कि हमारे घरों में आती है। तो सेम वोल्टेज मिलेगी, तो अप्लायंस प्रॉपरली वर्क करेंगे बिकॉज ऑफ दी प्रॉपर वोल्टेज, जितनी वोल्टेज उन्हें मिलनी चाहिए उतनी उनको मिल रही है इसलिए। सीरीज के केस में क्या होता है कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाता है सर्किट में, और इतना ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा कि जो करंट है पावर सप्लाई का वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि अप्लायंस ठीक से काम ही नहीं करेगा। लेकिन पैरेलल सर्किट में क्या होता है, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो करंट है पावर सप्लाई से, जो पावर सप्लाई लाइन से जो करंट प्रोवाइड होगा वो हाई होगा, अकॉर्डिंग टू द नीड होगा अप्लायंस के, और इन अप्लायंसेस प्रॉपरली वर्क करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ एंड अबाउट द रेजिस्टेंसेस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो हमने जो इस वीडियो में स्टडी किया है, इस वीडियो में हमने पढ़ा कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है, और ओम्स लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट किस तरीके से डिपेंड करता है। इसके अलावा रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस सीरीज में किस तरीके से अरेंज होते हैं, पैरेलल में किस तरीके से अरेंज होते हैं, और हमारे हाउस होल्ड सर्किट पैरेलल क्यों है, सीरीज क्यों नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, और पिछले वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग पहले उस वीडियो को अपने मतलब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के थ्रू ओपन करके और उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स है ये। कंप्लीट नोट्स होने का मतलब है कि जब एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन करते हैं आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ फाइल है, आप लोग इसको इजीली डाउनलोड करके यहीं से पढ़ के और यही नोट्स आप अपने एग्जाम्स में लिख कर आ भी सकते हैं। ठीक है।